नमस्कार साथियों। मैं पंकज सिंह, मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम पहले बात कर चुके हैं भाग प्रथम में सारांश के बारे में। भाग दो हमने बनाया प्रपत्र 8। प्रपत्र 8 आप सीख चुके हैं भाग दो में। प्रपत्र 9 ये व्यय का विवरण और प्रपत्र 10 ये भी व्यय का विवरण। प्रपत्र 10 में आपने सीखा प्रवेश शुल्क, टीसी वसूली, इनका जो चालान के माध्यम से जो भी हमें राजकोष में जमा करवाना होता है उनके बारे में। और आज हम सीखने वाले हैं भाग 4 के अंतर्गत 8, 9, 10 का सार। जो तीन प्रपत्र हमने पहले वीडियो में सीखे हैं, प्रपत्र 8, प्रपत्र 9 और प्रपत्र 10, इन तीनों प्रपत्र का जो एक साथ सार जो निकल के आएगा, वो सार हम इस प्रपत्र 8, 9, 10 सार के माध्यम से हम आज सीखने वाले हैं। ये कोई डाटा आज जो हम सीखेंगे, ये कोई अलग नया डाटा नहीं होगा। ये डाटा मैं सिर्फ ये आपको ये बताऊंगा कि ये डाटा कहाँ से लिया गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क के अंदर संशोधित अनुमान 2020-21 के इस कॉलम के अंदर कौन सी राशि आएगी और आय व्यय अनुमान 21-22 के कॉलम में कौन सी राशि आएगी, यहाँ जीरो क्यों है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि प्रपत्र 8 से हम ये राशि लेंगे। प्रपत्र 8 के अंदर देखिए, यहाँ वेतन, राजपत्रित कर्मचारियों का जो वेतन था वो यहाँ आना चाहिए था। आपको जैसे ये बनाना हो तो यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट करवा देंगे, ताकि ये जो भी होंगे रो होंगी वो इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ फिर आप क्रम संख्या 1 लिखेंगे और फिर कार्मिक का नाम लिख के आप उसका करके यहाँ आप उसका वेतन लिखेंगे। इस प्रकार जो टोटल जो योग निकल के आएगा वो यहाँ आना चाहिए था। तो जो योग की राशि होती वो यहाँ से ये फैच करके प्रपत्र इस 8, 9, 10 के सार में ये दिखा देते। देखिए, इसलिए यहाँ जीरो है क्योंकि इस हेड के अंदर कोई भी राजपत्रित कर्मचारी है वो नहीं है। अब वेतन अराजपत्रित कर्मचारी का देखिए, 2020-21 का संशोधित की बात कर रहा है। यहाँ अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन है ये 2009,600। ये राशि कहाँ से आई है देखिए, ये यहाँ से ली गई है चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 20-21 के लिए कुल अराजपत्रित पत्रित वेतन। देखिए, इस कॉलम में आप यहाँ मिलाएंगे तब ये राशि यहाँ निकल के आपके सामने आएगी कि 2009,600। ये राशि यहाँ से उठा के वहाँ प्रपत्र 8, 9, 10 में यहाँ दर्शा रखी है। वैसे ही आय व्यय अनुमान में 20,68,400 रुपए का जो अमाउंट दिखा रखा है, ये देखिए प्रपत्र 8 में 20,68,400 ये राशि यहाँ से दिखाई गई है। तो आप समझ गए होंगे कि जो पहले जो राशि है वो कहाँ से दिखाई है, ये वहां से उठाई गई है। अब नेक्स्ट योग क और ख, अगर यहाँ वेतन राजपत्रित का होता तो उसमें जोड़ के अराजपत्रित का यहाँ टोटल आ जाता। अब वहां अमाउंट राजपत्रित में जीरो है, इसीलिए ये राशि 2009,600 है। अब ये जो राशि है आएगी, योग होके आएगी। इस योग राशि के ऊपर महंगाई भत्ता 17% और आय व्यय अनुमान 21-22 के अंदर भी इस राशि के ऊपर 17%। अब इसमें जो राशि जो दिखा रखी है वो प्रपत्र मैंने ये अटैच कर रखे हैं। तो ये राशि जो यहाँ जो आ रखी है 31,16,32, ये राशि आ रखी है प्रपत्र 8 से ली गई है। ये देखिए प्रपत्र 8 के अंदर ये 31,16,32 की राशि है, ये राशि यहाँ से ली गई है। ये राशि कहाँ आई से आई है, प्रपत्र 8 बनाते वक्त मैंने आपको बताया है कि ये राशि है, ये डीए की राशि है, 17% हमने डीए दिया है, तो वो राशि यहाँ आई है। उसके बाद में देखिए 21-22 के कॉलम के लिए 35,16,28, तो 21-22 के कॉलम 35,16,28। अब डीए एरियर अब की बार है नहीं अभी, क्योंकि पिछली बार 3% 2 माह का लिया गया था। अब की बार कोई डीए एरियर है नहीं, अगर होता तो वो कुल रकम है वो यहाँ प्रदर्शित हो जाती। मकान किराया भत्ता, तो ये मकान किराया भत्ता की रसीद जो जो आपको अमाउंट है वो राशि दिखाई दे रही है, ये राशि भी यहाँ से ली गई है। मकान किराया 8%। देखिए आपके सामने ये टैब जो आप देख रहे हैं, आपको देखिए इस टैब के अंदर जो राशि है
160,768, 160,768 ये राशि वहां से उठाई गई है। ये प्रपत्र 8 से लिंक कर रखे हैं। अगर आपका प्रपत्र 8 अगर सही बनता है तो प्रपत्र 8, 9, 10 आपको बनाने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ये राशि है वहां से ऑटो फैच होके यहाँ 8, 9, 10 साल में प्रदर्शित है वो हो जाएगी। जैसे ही बोनस की राशि आप करेंगे तो देखिए बोनस की राशि भी प्रपत्र से वहां से फैच कर रखी है। ये 2021 के अंदर 20,322 रुपए। तो ये बोनस की राशि देखिए, यहाँ मैं इसको कलर देता हूँ। बोनस की राशि है, ये बोनस की राशि भी 20,322 रुपए इस सत्र के लिए भी रहेगी और अगले सत्र के लिए भी रहेगी। दोनों को हमने फैच है वो कर रखा है। उसके बाद में भुगतान समर्पित अवकाश की जो ये टैब है, ये टैब भी हमने वहां फैच कर रखी है। तो देखिए यहाँ 100, 835, ये 8, 9, 10 की राशि 100, 835 यहाँ फैच कर रखा है। अगर आपने प्रपत्र 8 बिल्कुल सही बनाया है तो ये राशि ऑटो फैच होके आ जाएगी। आपको 8, 9, 10 का सार बनाने के अंदर बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, ये राशि वहां से फैच कर ली जाएगी। अगर आपके पास में ऐसा नहीं करना था तो आप वहां से इसको फीडिंग है वो कर सकते हैं। लेकिन जो फीडिंग होने जा वाली है वो प्रपत्र 8, ये 9 और 10 तीनों का फीडिंग होने वाला है। तो ये सेम टू सेम आनी चाहिए। यहाँ ये महंगाई भत्ते से लेके यहाँ तक का योग है 620, 690। उसके बाद में इधर से ये योग है 638, 257। और योग जो संवेतन की राशि का योग जो आया है वो ये योग हो जाएगा यहाँ। अब आगे की जो अपन बात करने वाले हैं, यात्रा व्यय। तो ये यात्रा व्यय जो है हमारा प्रपत्र 8 में चलेंगे। यात्रा व्यय कुछ नहीं है, यहाँ 0, 0 दिखा रखा है हमने। अगर यात्रा व्यय होता यहाँ पे तो वो जरूर हमें वहां शो होता उस चीज के लिए। उसके बाद में कार्यालय व्यय का है, तो कार्यालय व्यय का ये कार्यालय व्यय के अंदर यहाँ आपके अगर किसी प्रकार का और भी अगर व्यय है तो आप यहाँ से विविध का कॉलम है इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर और कॉलम भी इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे राइट क्लिक किया और उसके बाद में आप इंसर्ट कर देंगे। जो भी जितने भी आपको कॉलम काम में लेने हो आप कॉलम है वो ऐड करके वो कॉलम है वो काम में ले सकते हैं। तो यहाँ जो राशि जो आनी है वो प्रपत्र 9 से आनी है। तो कार्यालय व्यय के अंदर प्रपत्र 9 की जो राशि आएगी वो प्रपत्र 9 से आएगी। तो कार्यालय व्यय के अंदर क्या कितना क्या होने वाला है, तो कार्यालय व्यय का संशोधित सार है 20 और 21 का प्रपत्र 9 में। तो ये प्रपत्र 9 आ गया है। तो यहाँ जो देखिए संशोधित अनुमान चालू वर्ष के अंदर यहाँ जो राशि आएगी तो वो ऑटोमेटिक यहाँ कार्यालय व्यय के अंदर कॉलम के अंदर देखिए यहाँ ये कॉलम है वहां फैच कर लेगा ये। तो वो राशि आ जाएगी वहां पे। उसके बाद में पुस्तकालय की राशि है आपके पास में, तो पुस्तकालय की राशि भी वहीं से जो 8 प्रपत्र 9 है हमारा, प्रपत्र 9 के अंदर पुस्तकालय का कॉलम है। पुस्तकालय के कॉलम के अंदर 20-21 की है, 20-21 की यहाँ से ले लेगा और 21-22 की है वो यहाँ से ले लेगा। इस प्रकार ये दोनों प्रपत्र यहाँ प्रपत्र 9 से डाटा लिए जाएंगे। पुस्तकालय का है, वर्दी का है, जो भी डाटा होगा ये वहां से ले लेगा और उसके बाद में सारा का सारा ये जोड़ है ये निकल के आ जाएगा 26, 30, 290 और ये हो जाएगा 270, 66, 57। ये जो प्रपत्र 8, 9, 10 का जो सार जो तैयार होगा वो इस प्रकार से सार है वो आपको तैयार है वो कर लेंगे। अब बात करते हैं 7, 9, 10, 11। ये क्या है देखिए प्रपत्र, इसमें मैंने 7 नंबर दे रखा है। ये अलग से आप इसका बिना नंबर दिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बना सकते हैं। फिक्स पे कार्यरत कार्मिकों का विवरण। अगर प्रपत्र 8 के अंदर यहाँ हमने फिक्स पे अगर कार्मिक दिखाए हैं यहाँ पे तो उसके लिए फिर उनका अलग से यहाँ आगे नहीं जुड़ेगा। उनका प्रपत्र 8 बनाते वक्त मैंने बताया है किस प्रकार उनका जोड़ किया जाएगा। तो इसमें देखिए कॉलम दे रखा फिक्स पे नियुक्त कार्मिकों का वेतन। अगर यहाँ जो वेतन आएगा वो हमें वेतन का जो है वो डाटा है वो इसके साथ में जो इस प्रपत्र के साथ है वो मिलान है वो करना रहेगा। कार्मिक का नाम लिखेंगे, नियुक्ति तिथि आ जाएगी, फिक्स पे वेतन है 1/4/20 को जो वेतन रहेगा वो आ जाएगा। जैसे 23,700 रुपये रहेगा। जैसे 23,700 फीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आगे संशोधित अनुमान
20-21 में प्रस्तावित राशि आ जाएगी। आय व्यय अनुमान हेतु 21-22 के लिए राशि है ये यहाँ पे आ जाएगी। आपको और अगर आपके कार्मिक हैं तो आप उसको रो को इंसर्ट कराएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करवाते हैं, इसमें जो रो होंगी वो आप उनको इंसर्ट हम करवा लेंगे। अब नेक्स्ट प्रपत्र होगा संविदा पे नियुक्ति व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक, अगर ऐसा कोई है तो आप उसकी सूचना देंगे। उसके बाद में एक जो प्रपत्र जो अहम प्रपत्र जो होता है इसमें देखिए, संवेतन 01 की गणना या मांग पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपसे टैली किया जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो कैसे सही रहेगा ये, तो आप क्रम संख्या लिखेंगे, ऑफिस आईडी, विद्यालय का नाम लिख देंगे, वित्तीय वर्ष 20-21 में संवेतन में आवंटित राशि, ये राशि है, ये सारांश के प्रपत्र से देखिए, सारांश का प्रपत्र है, इस सारांश के प्रपत्र में यहाँ 13,80,000 रुपये यहाँ पे है, तो ये यहाँ से इसने उठा ली है 13,80,000 रुपये। फिर उसके बाद में जुलाई 20 तक का वास्तविक व्यय, कितना वास्तविक व्यय हुआ है जुलाई 20 तक का, तो ये जो राशि है ये राशि भी सारांश के प्रपत्र से उठाई गई है। जुलाई तक का देखिए यहाँ पे 4/20 से 7/20 मतलब जुलाई तक का भी ये राशि 28,13,36 यहाँ से उठा ली है इसने। उसके बाद में 8/20 से 3/21 तक होने वाला अनुमानित व्यय, तो ये जो अनुमान जो है हमारा वो प्रपत्र 8 से उठाया है, ये अनुमान होने वाला प्रपत्र 8 के अंदर 26-30-290, प्रपत्र 8 26-30-290, देखिए ये राशि यहाँ से उठाई है इसको। उसके बाद में जो वित्तीय वर्ष के अंदर अगर व्यय होने वाली बात आएगी तो इसका और इसका दोनों का जो सम होगा, योग हो जाएगा E11 और F11 का, वो ये हो जाएगा। अब वर्ष 20-21 के लिए अतिरिक्त अगर कितनी राशि आपके पास चाहिए तो उसको आप माइनस करेंगे, कॉलम नंबर 4 से आप 7 को घटा देंगे तो राशि आपके सामने आ जाएगी। कॉलम नंबर 4 13,80,000 रुपये, कॉलम संख्या 7 35,11,626, इसमें से इस राशि को आप घटा देंगे तो जो राशि निकल के आने वाली है वो राशि अतिरिक्त मांग रहेगी आपको वर्ष 20-21 के लिए, ये अतिरिक्त आवश्यकता रहेगी। अगर ये बजट आपको नहीं मिलता है तो इस हेड के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनको इतना वेतन है वो कम पड़ेगा, इतना वेतन आपको है वो जो निदेशालय से है वो मांग करना रहेगा। उसके बाद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमान की जो राशि है 270-56-57, ये प्रपत्र 8 से ली है। 270-56-57, देखिए 270-56-57, 66-57, ये राशि जो है वो यहाँ से ली है। तो इस प्रकार ये जो राशि है 3 प्रपत्र से, 2 राशियां तो मिलेंगी आपको ये सारांश के प्रपत्र में, एक राशि जो मिलेगी आपको प्रपत्र 8 से, और उसके बाद में नेक्स्ट जो राशि है ये भी आपको प्रपत्र 8 में मिलेगी। और इस प्रकार आपका संवेतन 01 की वेतन की जो गणना का जो मांग पत्र है, मांग रहेगा, आपने मांग किया है इसमें कि हमें 2,21,31,626 रुपए की आवश्यकता और रहेगी, ये आपकी मांग रहेगी निदेशालय से। तो ये मांग पत्र है, ये बिल्कुल आप अलग भी बना सकते हैं, मैंने इसको साथ में अटैच कर रखा है। तो ये बिल्कुल हमेशा ही ये प्रपत्र है ये आपका वहां देखा जाएगा और इस प्रपत्र के आधार पे आपकी मांग जो होगी वो डिसाइड होगी। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं पे रेंज के अनुसार वेतन की राशि। तो पे रेंज के अनुसार जो वेतन की राशि है वो किस प्रकार निर्धारित होती है, तो यहाँ देखिए पे रेंज राजपत्रित, अगर राजपत्रित कर्मचारी हैं तो यहाँ आप उनका वेतन लिखेंगे, वेतन लिखेंगे उसके पद लिखेंगे। जैसे अराजपत्रित पे रेंज अराजपत्रित कर्मचारियों का मैंने कर रखा है, इसमें देखिए आप देखेंगे कि 59,500 बेसिक का जो एक व्यक्ति है, एक पद है उसका, तो 59 एक माह की राशि 59,500 रहेगी, 12 माह की राशि है, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये राशि निकल के आ जाएगी। 63,100 रुपए का एक कर्मचारी है तो एक माह की राशि इनकी 63,100, और उसके पास उसके बाद में 7,57,200, ये पे रेंज के अनुसार राशि आएगी। और लास्ट में इसका एक अलग महत्व है, क्योंकि ये राशि तो प्रपत्र 8 में भी देखी जा सकती है हमारी कि कितना क्या रहेगा, लेकिन इस जो ये जो 12 महीने की जो बेसिक जो निकल के आएगी ये आपको यहाँ दिखा देंगे 20-29,200, ये टोटल इसका टोटल हो गया जाएगा। और इस टोटल के अंदर वेतन वर्दी अगर राजपत्रित की है तो वेतन वर्दी जुड़ेगी, और वेतन वर्दी अराजपत्रित की है तो वो अराजपत्रित की जुड़ेगी। तो ये वेतन वर्दी है ये प्रपत्र 8 से देखिए, ये प्रपत्र 8 के अंदर ये स्वीकृत वेतन वर्दी दर है। तो अराजपत्रित 4,900 रुपये ये यहाँ से फैच करके उसे इस प्रपत्र के अंदर ये 7-9-10 के अंदर ये ले आएगा। और फिर राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों का है
ये इस कॉलम के अंदर जुड़ के ये लास्ट का राशि है, ये निकल के आ जाएगी। इस प्रकार आपका ये 2 प्रपत्र है, ये फिक्स पे पे कार्यरत कार्मिकों का विवरण ये कंप्लीट हो जाता है आपका। संवेतन 01 की गणना का जो मांग पत्र है आपका, ये भी तैयार हो जाता है। और पे रेंज के अनुसार वेतन की जो राशि है, वो राशि आपकी इस प्रकार ये तैयार है, वो हो जाती है। अगला जो प्रपत्र हमारा रहने वाला है, वो रहेगा पोस्ट के बारे में। तो ये स्वीकृत और कार्यरत पदों का विवरण है, या आपको हर हेड के साथ में ये देना होता है। तो ये जो प्रपत्र का आपको जो मिलेगा, आपने जो पद दर्शाए हैं सारांश के अंदर देखिए, यहाँ आपने ये पद दर्शा रखे हैं, स्वीकृत और कार्यरत पदों का विवरण। इन पदों के अनुसार जैसे 3 पद आपने दिखा रखे हैं, यही 3 पद पोस्ट ए के अंदर यही 3 पद हैं, ये होने चाहिए। वहां सारांश के अंदर आपने जितने भी पद प्रदर्शित किए हैं, वो सारे के सारे पदों का विवरण है आपको इसमें देना रहेगा। पद नाम लिख देंगे, लेवल मैट्रिक्स लिख देंगे, पे लेवल जो भी रहेगा। स्वीकृत पद 1 अप्रैल 2020 को इस हेड के अंदर कितने पद स्वीकृत हैं। उसके बाद में अगर ये जो वित्त वर्ष जो चालू हो रखा है, अप्रैल से लेकर जुलाई के दौरान अगर कोई नया पद इस हेड के अंदर स्वीकृत हुआ है, तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। अगर इस दौरान 2021 के दौरान अगर कोई पद इसमें घटा दिया है, पद को समाप्त कर दिया है, तो वो आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद में कुल इस प्रकार ये स्वीकृत पद पद नए स्वीकृत किए गए, पद समाप्त किए गए, और टोटल कुछ स्वीकृत है। इस प्रकार इनकी संख्या में से इनको घटाने के बाद में वर्तमान के अंदर कितने पद इसमें शेष हैं, वो इसमें आप प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में नियमित कार्यरत 1 जनवरी 2004 से पहले के जैसे वरिष्ठ अध्यापक 4 हैं आपके पास में, तो 4 में से 1 जनवरी 2004 से पहले कितने हैं, और 1 जनवरी 2004 के बाद के कितने, मतलब एनपीएस के कार्मिक कितने हैं और जीपीएफ के कार्मिक कितने हैं। जैसे मैं यहाँ 1 अप्रैल 2020 को जैसे इसमें 4 पद स्वीकृत होते, तो 4 पद स्वीकृत होते, तो वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या है, ये इसके अंदर 4 आ जाएगी। अब 4 होने के बाद में आपके अंदर जैसे यहाँ जो 1 जनवरी 2004 से पूर्व के नियुक्त कार्मिक हैं वो हैं 2, और 1 जनवरी 2000 पश्चात के नियुक्त हैं वो हैं 2। उसके बाद में 4 पोस्ट जैसे वरिष्ठ अध्यापक की हैं, चारों भरी हुई हैं, तो रिक्त पदों की संख्या आ जाएगी 0। ऐसे आप करके इसमें सारा का सारा आपको ये दर्शाना रहेगा इसमें। उसके बाद में ये प्रपत्र स्वीकृत और नियमित कार्यरत पदों का होने के बाद में नेक्स्ट जो प्रपत्र आएगा, वो आएगा विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण। अगर आपके शिक्षा विभाग के अंदर इस हेड के अंदर कोई अन्य विभाग का कोई कार्मिक है, वो अगर आपके यहाँ, बाकी अपने स्कूलों में होता नहीं है ये मोस्टली, कोई जो ऑफिस वगैरह है उनमें हो तो अलग है। तो अगर वो कोई कार्मिक अगर इस हेड के अंदर कोई है, तो आप उनका विवरण है इस प्रकार इस प्रपत्र में आपको देना होता है। उसके बाद है पोस्ट अगेंस्ट। पोस्ट अगेंस्ट वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपत्र होता है। इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल के अंदर कार्मिक जैसे सेकंड ग्रेड का है, थर्ड ग्रेड का है, जो मूल पद उसका कुछ अलग है, और उस पोस्ट के ऊपर उस सेकंड ग्रेड के कर्मचारी को आपके भूगोल के व्याख्याता के पद के विरुद्ध लगा दें, या फिर इतिहास के व्याख्याता के पद विरुद्ध उसको अपॉइंट करते हैं। डीडी चूरू के द्वारा ये ऐसे इस प्रकार की जो वेतन व्यवस्था है, वो इस प्रकार से कार्मिक की व्यवस्था की जाती है। तो अगर कोई कार्मिक इस प्रकार से उसका मूल पद अलग है और वो किसी पद के विरुद्ध आपने उसको शाला दर्पण पे अगर दिखा रखा है, ध्यान रखिए आपके शाला दर्पण के प्रपत्र 3A के अंदर उस स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्मिक की एंट्री होनी चाहिए। इस प्रकार इस हेड के अंदर आपको स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कार्मिकों का विवरण है वो आपको देना रहेगा। आप कार्मिक का नाम लिखेंगे, उसका पद लिखेंगे, उसका जीपीएफ या एनपीएस नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, आप इनमें से लिखेंगे। उसका पे बैंड लिखेंगे, लेवल लिखेंगे, पे बैंड होता नहीं है, लेवल लिख देंगे, उसका मूल वेतन लिख देंगे, और उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और नियमित नियुक्ति तिथि का जो विवरण होता है, इस प्रकार ये विवरण आपको देना होता है। यहाँ जो गौर करने लायक बात होगी, वो आपको ध्यान रखना ये होगा कि यहाँ अगर आपकी कोई भी कार्मिक का स्वीकृत पदों के विरुद्ध अगर पद विरुद्ध का विवरण दे रहे हैं, तो शाला दर्पण से जो
3A प्रपत्र आपने कार्मिकों का निकाला है, उस प्रपत्र के अंदर उस कार्मिक का है इस स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्मिक के पद के अंदर उसकी एंट्री है वो होनी चाहिए। अन्यथा वो कार्मिक है वो पद विरुद्ध नहीं माना जाएगा। अगर एंट्री है तो वो माना जाएगा। अगर आपके कोई ऑफलाइन कार्मिक ज्वाइन कर रखा हो, ऐसा कोई केस हो, तो बात अलग बनती है। अन्यथा ऑनलाइन पोस्टिंग के अंदर अगर से एक पद है उस पे अगर वो कार्मिक अपॉइंट किया हुआ है पद विरुद्ध, तो वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रपत्र आएगा वो आएगा रिटायरमेंट का प्रपत्र। तो ये सेवानिवृत्ति पर बकाया उपार्जित अवकाश का जो नगद भुगतान पत्र है, वो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें आप क्या करेंगे, क्रम संख्या है एक, नाम, जैसे इस हेड के अंदर कितने कार्मिक हैं, जैसे इस हेड के अंदर एक कार्मिक है, तो आप कार्मिक का नाम लिख देंगे, पद नाम लिख देंगे, सेवानिवृत्ति तिथि, इस जो वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष के अंदर वो कार्मिक है वो कब रिटायरमेंट होने वाला है, तो वो उसकी सेवानिवृत्ति तिथि लिख देंगे। उसके शेष उपार्जित अवकाश कितने हैं वो लिख देंगे। उसका अंतिम वेतन है आप वो लिख देंगे। इस प्रकार उसका जो पीएल का जो निकलेगा, ये शेष उपार्जित अवकाश का जो निकलेगा, वो संशोधित अनुमान 20-21 या आय व्यय अनुमान 21-22 यहाँ आपको इसमें प्रदर्शित है वो इस प्रकार इसको करना रहेगा। अगले वित्तीय वर्ष में जैसे कार्मिक रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसका अगले वित्तीय वर्ष का कार्मिक का इसमें नाम आ जाएगा। इस प्रकार ये प्रपत्र अपना ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रपत्र की बात करते हैं। स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत कार्मिकों के विवरण के अंदर साला दर्पण पे आपको क्या दिखाई देगा, एक बार देखते हैं अपन। देखिए, जैसे ही आप साला दर्पण पे आप देखेंगे, तब ये प्रपत्र के अंदर जैसे ये कार्मिक है, लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का पोस्ट है ज्योग्राफी का, और इसके अंदर कैलाश चंद्र मीणा नाम की कार्मिक हैं, ये कार्यरत हैं। इनका मूल पद है सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड सामाजिक विज्ञान, और इनको लेक्चरर पद ज्योग्राफी के पद विरुद्ध लगा रखा है। तो देखिए यहाँ जो एंट्री कर रखी है, सीनियर टीचर operates as a lecturer in newly upgraded स्कूल। इस प्रकार देखिए यहाँ जो एंट्री कर रखी है, यहाँ हमने लिख रखा है कि जो नवकर्मोन्नत विद्यालय है उनके अंदर सीनियर टीचर जो पद था, उनको लेक्चरर के पद विरुद्ध है ये ऑपरेट है वो कर रखा है। इस प्रकार की आपके अगर पद विरुद्ध कार्मिक है तो उनका आपको एंट्री है वो करना रहेगा। इसके अभाव में कार्मिक है वो पद विरुद्ध है वो सही नहीं रहेगा, तो आपको ये दिक्कत आप इसमें आपको हो सकती है, तो आप उसको करेंगे। अब नेक्स्ट प्रपत्र की बात करते हैं अपन, कंप्यूटर। तो कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालोड़ा, और इसमें देखिए कार्यालय का नाम दे रखा है, उपलब्ध कंप्यूटर की संख्या, कितने कंप्यूटर हैं, कितने प्रिंटर हैं, कितना फोटोकॉपी का है, और ये अगर कोई स्पेशल कोई विवरण देना है आपको इसमें, तो वो भी विवरण है वो आप इसमें दे सकते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने सारे प्रपत्र हैं ये देख लिए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको इन प्रपत्रों को देख के बजट है वो बनाना आ गया होगा। अगर इसके बाद में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है, कोई क्वेरी आपकी रहती है, तो ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। और अब ये जो एक्सेल शीट है ये हमारा तैयार हो चुका है, और इस एक्सेल शीट को मैं आज शाम तक या फिर कल है अपन studywidrasm.com साइट पे अपलोड कर देंगे, वहाँ मेरे नाम से ये आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम साइट का लिंक है वो दे देंगे, तो वहां से आप इस एक्सेल शीट को आप वो डाउनलोड है वो कर सकेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।